इसके जो लेखक हैं धीर रंजन मालवीय, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं बेटा, ठीक है, वो स्पेशली हमारे देश में विज्ञान की तरक्की कैसी हो, लोगों के मन में विज्ञान का भाव कैसे उत्पन्न हो, वैज्ञानिक चेतना लोगों के मन में कैसे उत्पन्न हो, जितने भी इनकी पुस्तकें हैं वो सब इसी पर लिखी गई है। तो वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन जो चैप्टर इन्होंने लिखा है, इसमें भी इन्होंने यही दर्शाने का प्रयास किया है कि हम भारतीयों के मन में, हम भारतीय हैं, सबको विश्वास है, तो हम भारतीयों के मन में वैज्ञानिकता का विकास कैसे हो, हम विज्ञान के युग में कैसे वैज्ञानिक युग की साथ चले, उसका डेवलपमेंट हमारे हृदय में कैसे हो, हमारे मन में कैसे हो, उसी के वाहक माने होता है जो लेकर चले, उसका विकास कैसे, उसको दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। और इनकी जो रेडियो विज्ञान पत्रिका थी उसका नाम था ज्ञान विज्ञान। क्या नाम था? ज्ञान विज्ञान। नोट कर लीजिए आप लोग, ज्ञान विज्ञान। ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, इसमें क्या लिखेंगे चीनी तो लिखा जाएगा गुड़। हाँ बोलो। नहीं तो फिर ठीक है, चलो रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। इस पाठ में देखो जितने भी आपको शब्द मिलेंगे वो वैज्ञानिक शब्दावली से मिलेंगे, बात समझ रहे हैं ना। जो भाषा मिलेगी, जो शब्द मिलेंगे वो साइंस के शब्द ज्यादा होंगे, लिटरेचर के शब्द कम होंगे, और एकदम सीधी सीधी भाषा, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करना है, जो भी लिखा है बस उसका आपको एक मौलिक अर्थ समझ लेना है। इसमें कुछ ऐसा गूढ़ शब्द नहीं है जिसमें जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। समझ में आ रही बात ना? ठीक। देखो इसमें बताया गया कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है उनका अपने देश के प्रति क्या लगाव था। लोग बताते हैं कि जब इनको वेंकट रमन का नाम सुने हैं ना, ये नोबेल पुरस्कार पाए थे 1930। नोबेल पुरस्कार का नाम सुने हैं? किसके नाम पे दिया जाता है? सर नोबेल नाम था उनका। नहीं बताओ ना, सर नोबेल नाम था उनका, मतलब हमसे पूछ रहे हो कि तुम बता रहे हो? पहले ये कंफर्म करो। नोबेल पुरस्कार जो होता है बेटा, अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे दिया जाता है, और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नहीं तो फिर तुम क्यों बता रहे हो जब हम बताए तो? क्या बोले हो? खड़े हो जाओ, बोलो, बताओ। अरे हो सकता है सही है बोले हो, इतना क्या परेशान हो? सर मैं नोबेल प्राइज फॉर पीस एक होता है वो। हाँ, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज फॉर पीस का मतलब होता है कि शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। समझ गए? कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक। तो इसी पाठ को धीररंजन मालवीय ने दिखाया है, और पाठ का नाम क्या है? वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? पुस्तक का नाम मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो एक एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसको सब हाँ बता रहे थे क्या? नोबेल पुरस्कार वाला। तो लोग डाइवर्ट कर देते हो माइंड को। नोबेल पुरस्कार जब वेंकट रमन को मिल रहा था तो वहां जो उपस्थित लोग थे, जब इनको ये जहां बैठे थे इनको पता नहीं था कि हम कहाँ बैठे हैं, मतलब उस मंच पे बैठे थे, उसके ऊपर अंग्रेजों का झंडा लगा था, उसका नाम होता यूनियन जैक। जो अंग्रेजों का, जैसे हमारे झंडे का नाम तिरंगा है, उनके झंडे क्या नाम है? यूनियन जैक। तो ये जहां बैठे थे उसके ऊपर यूनियन जैक फहरा रहा था। तो जब ये पुरस्कार लेके जाने लगे और इन्होंने, इनकी एकाएक दृष्टि पड़ी, कह रहे यूनियन जैक के नीचे हम बैठे थे, तो इनको रुलाई आ गई, ये रोने लगे कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है भाई, ये इतने जागरूक हैं, हमारे देश में ऐसा क्या है कि हम जागरूक नहीं हैं। तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने देशवासियों को विज्ञान के प्रति जागरूक बनाऊंगा। हर देश के देश के हर नागरिक को वैज्ञानिक बनाना संभव तो है नहीं, लेकिन विज्ञान के प्रति जागरूक तो बना ही दूंगा। और देखो कहीं ना कहीं वो प्रयास उनका सफल है। आज लगभग हर भारतीय, हर इंडियन सिटीजन आप देखोगे विज्ञान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं से जुड़ा है, किसी भी प्रकार से कहीं न कहीं से जुड़ा है। चाहे मोबाइल चला रहा हो, चाहे लैपटॉप चला रहा हो, इवन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक, ये सब वैज्ञानिक चेतना के ही उदाहरण है। समझ गया ना भाई? विज्ञान, कंप्यूटर आया तो विज्ञान ने तो कंप्यूटर लाया, कि पेड़ पौधे से जोड़ के तो बनाया नहीं गया, पत्ती जोड़ के वायर बना दिया गया, ये सब तो हुआ नहीं। तो उसी चीज को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। कहते हैं कि पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था।
ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णी आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए शरद चंद्रशेखर वेंकट रमन। देखो पहले ग्राफ का जो प्रस्तावना है, जो भूमिका है, उसमें मालवीय जी ने ये बताया है कि जैसे न्यूटन की कहानी आपको जानते हैं ना, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और गति के भी नियम दिए थे। v बराबर u प्लस at, किसी को याद है? यस सर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, किसी को याद है? यस सर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, गति के नियम। और तीसरा क्या है? हाँ रुको रुको रुको, खड़े जाओ खड़े जाओ, खड़े फिर से बोलो। आर यू श्योर? ये सही है? v स्क्वायर माइनस u square is equal to 2as. 2a S. Sir, क्योंकि व्हाट इज yes? Sir, displacement. yes बैठ जाओ। तो इसी चीज को तो वही बता रहे हैं लेखक कि जैसे न्यूटन का ध्यान जब सेब गिरा था तो न्यूटन के मन में यही बात चली ना कि ये नीचे क्यों गिरा। अपने बगीचे में बैठा हुआ था तो उसके जब वो बैठा तो सेब सेब गिरा, तो उसके मन में यही बात चली कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो फिर जब बहुत उसने रिसर्च किया तो उसने पाया कि हमारी पृथ्वी में भी एक ऐसा बल है जो प्रत्येक वस्तु को अपने से नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, उस बल को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, और हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, 9.8 यही है ना? ये 9.82 सर ये एक्सीलरेशन नहीं, हाँ। अच्छा ये बताओ, मान लो अगर कोई चीज बाहर जाना है, धरती से बाहर, जैसे रॉकेट को निकालना है, तो रॉकेट का वेग कितना होना चाहिए? सर क्या? जैसे अगर मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण जो है, अगर मान लीजिए ये है, ये नीचे गिर गया, ये गुरुत्वाकर्षण हो गया। अब इसी को हमको ऐसा फेंकना है कि ये बाहर निकल जाए। जैसे रॉकेट होता है ना, रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है ना, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है, तो कैसे करेगा? सर पार नहीं करता है सर, वो उसका सर, वो उससे फोर्स डबल फोर्स ज्यादा होता है। खड़ी हो जाओ पहले देखो। भाई तो पूछ रहे हैं फोर्स कितना ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से उसका फोर्स ज्यादा होना कितना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए? सर मास ऑफ द बॉडी से ज्यादा ही होना चाहिए। मास ऑफ द बॉडी क्या होती है नॉर्मल बॉडी पे, कोई आइडिया है आपको? सर मास डिफरेंट होता है बॉडी। वो 11.2 नोट कर लो, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी भी चीज की रफ्तार है और ऊपर जाती है तो बाहर निकल जाएगी, वापस नहीं आएगी। हाँ, किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल वेग, पलायन वेग। ठीक है, क्या कह रहे हो? ठीक है, तो वही बताने का प्रयास किया है मालवीय जी ने कि जैसे न्यूटन को ये सूझा कि ये कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है तो उसने गुरुत्वाकर्षण चीज की खोज कर दी। उसी प्रकार हम ये मनुष्य जो है, देखो वो आदिकाल से कहने का मतलब है कि पुराने समय से देखते हो जो समुद्री यात्री आते हैं हमारे देश में, आए ना, समुद्र मार्ग था पहले, तो उन लोगों के मन में कभी ये चीज नहीं आई कि नीलवर्णी आभा का मतलब होता है नीले रंग की किरण। समुद्र का पानी नीला क्यों होता है? वेंकट रमन का स्पेशल रिसर्च यही पर था। वो नीला नहीं होता है सर, वो सनलाइट आते तो पार्टिकल्स से चमकता है। अब मत बोलना, ठीक है? उनका जो स्पेशल रिसर्च था वो था कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार, इस प्रकार से न्यूटन के मन में यह बात आई कि कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है। उसी प्रकार जब मनुष्य यह नहीं खोज पाया कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है तो सबसे पहले ध्यान उस पर किसका गया? चंद्रशेखर वेंकट रमन का। ठीक है, पहले पैराग्राफ का यही है। कहते हैं कि बात सन 1921 की है जब रमन समुद्री यात्रा पर थी। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते, लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ढूंढते ही विश्वविख्यात बन गए। देखो 1921 की घटना है,
यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि 1921 की घटना है। एक बार ये क्या कर रहे थे कि जहाज से यात्रा कर रहे थे, ठीक है, और जहाज की डेक माने होता है बालकनी, समझ रहे हो, जैसे आप बस की सीढ़ियों पर जाएंगे होता है ना, तो वैसे जहाज में डेक बना होता है, उसी पर खड़े होकर सर कि समुद्र, भाई अब कोई जहाज समुद्र में जा रहा है तो व्यक्ति खड़ा होकर समुद्र तो देखेगा, उसके अगल बगल कुछ दिखने वाला तो है नहीं। मतलब ट्रेन से जा रहे हैं तो कुछ भी दिख जाएगा, आपका ध्यान कहाँ रहेगा, कोई बाजार दिखेगा, ठीक है, उनका ध्यान कहीं रहेगा, कोई बगीचा दिखेगा, कोई गांव, यही तो दिखेगा। प्लेन से जा रहे हैं तो केवल आकाश दिखेगा, कुछ दिखेगा तो है नहीं। और जब आप जल मार्ग से जाएंगे तो आपको केवल पानी ही पानी दिखेगा। अब ये पानी देख रहे हैं, प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहे हैं, तभी इनके मन में एक बात कौंधी है, इनके मन में एक विचार आया कि ऐसा क्या है कि ये पानी हमको नीला दिख रहा है, भाई काला क्यों नहीं दिख रहा, पीला क्यों नहीं दिख रहा, नीला ही क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, इसी पर इन्होंने रिसर्च करना प्रारंभ किया और रिसर्च करते करते ये विश्व विख्यात हो गए। मतलब इन्होंने शोध कर लिया, रिसर्च कर लिया और बता दिया कि समुद्र का पानी नीला क्यों होता है, ठीक। अगले वाले पैराग्राफ में देखिए, कहते हैं कि रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन 2 विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर रेजिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए। तीसरे पैराग्राफ में देखो इनके जीवन परिचय का एक संक्षिप्त वर्णन है। जन्म दिया हुआ है, शिक्षा दीक्षा दी हुई है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई कि इनके पिता वो भी एक कॉलेज में गणित और फिजिक्स और मैथ के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। कहाँ से ले लिया, जबरदस्त, कठोर, ठीक है ना, तगड़ा, मजबूत, ठीक, मजबूत। कहते हैं कि अब इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या कर रहे हो बेटा, नहीं सुधरेगा क्या तुम लोग, है? तुम लोग रोज टोकना पड़ता है, बेशर्म हो क्या, इतनी बेचैनी हो जाती है। कहते हैं कि इनमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। अतिशयोक्ति कहने का मतलब कि इसमें कोई बहुत बड़ा लोग बढ़ा चढ़ा के बात कहने वाली नहीं है कि इनके जीवन का जो मजबूत नींव पड़ा, वैज्ञानिक बनने का जो विज्ञान के लिए आवश्यक विषय है गणित और विज्ञान, जो इनके मन में जो ये नींव पड़ी है, इनके पिता ने डाली थी, ठीक है, समझ गए इतना। और फिर कहते हैं कि कहां से इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से BA MA किया था। कहते हैं अगले पैराग्राफ में देखो, रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वो अपना सारा जीवन शोध कार्य को ही समर्पित कर दे, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए और उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। कलकत्ता का स्टार लगा होगा, क्यों? सर क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तब उन्होंने कैपिटल 3 राजधानियां बनाई थी। जिस समय ये लिखा गया था उस समय कलकत्ता था, अब कोलकाता उसका नाम है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कलकत्ता और कोलकाता, एकदम सिंपल सा उत्तर लिखो, ज्यादा ये घुमा चढ़ा की बात नहीं है कि अंग्रेज आए थे तो ये हुआ था, कुछ नहीं, ठीक है। तो कहते कि रामन का मस्तिष्क, देखो अब कोई भी लड़का अगर तेज तर्रार है तो उसका दिमाग हमेशा घूमेगा अच्छे कार्यों में। तो इस तरह से वेंकट रमन का भी दिमाग जो काम करता था, वो सोचते थे कि मैं कुछ ऐसा रिसर्च करूं, मैं हमेशा रिसर्च करता रहूं। लेकिन जिस समय में रामन थे उस समय रामन के समय यह व्यवस्था रहती, कोई भी काम आप दिन भर, जैसे इस समय क्या होता है कि आप पूरा आपकी नौकरी रिसर्च पे हो जाएगी, आप रिसर्च करते रहिए, आपको सैलरी मिलती रहेगी,
अब का जो समय है। लेकिन उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय यह था कि अगर आप योग्य हैं तो कोई अच्छी सी नौकरी पा जाइए। और इनकी एक पत्रिका, इनका जो सबसे पहला रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था, जो शोध पत्र प्रकाशित हुआ था, वो फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। समझ रहे हैं? और फिर आगे कहते हैं कि अब देखो, एक तो शोध करना चाहते हैं, दूसरे शोध की व्यवस्था है नहीं। एक आदमी के मन में है कि हम अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दें किसके प्रति? रिसर्च के प्रति। लेकिन रिसर्च की व्यवस्था भी नहीं है। तो मतलब रिसर्च, ठीक है। अब करें तो क्या करें? तो अपने समय के अन्य लड़कों की भांति इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार के वित्त विभाग में नौकरी कर ले। वित्त विभाग समझते हैं? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक। इस समय वर्तमान वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय कौन देख रहा है? निर्मला सीतारमण। ठीक, चीजें क्लियर हो गई? अगले पैराग्राफ में देखो, कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते और बहु बाजार जाते। यहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी। इसे कलकत्ता एक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। देखो, अब ये नौकरी करने लगे हैं, लेकिन फिर भी इनका मन जो है वो रिसर्च से हट नहीं रहा है। करें तो क्या करें? रिसर्च भी करने का मन कर रहा है और नौकरी भी छोड़ने का मन। तो फिर इन्होंने क्या किया कि नौकरी भी नहीं छोड़ी और रिसर्च भी करना जारी रखा। उसके लिए क्या कर रहे थे? नौकरी करने के बाद जब ये आते थे तो कलकत्ता में एक संस्था थी, जो लैब था, उस लैब में ये जाते थे और अपने रिसर्च को क्या करते थे? जारी रखते थे। समझ गए? मतलब नौकरी भी कर रहे हैं और अपना भी काम कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल होता है कि आपका जो शौक हो, जो पैशन हो, उसको नौकरी के बाद करते रहिए। अब के लोग क्या है, नौकरी मिल गई तो फिर आराम से सोएंगे, लगता है कि उनका मोक्ष ही वही था। अब के लोगों का क्या है, मानसिकता क्या हो गई है कि नौकरी पा जाए उसके बाद सोते हैं। उनको लगता है कि अब उनका जीवन पूरा हो गया, नौकरी पा गए, अब जीवन पूरा। उनका मोक्ष वही तक था कि 4 पैसा हाथ में आने लगे, बस वही उनका मोक्ष है। क्या बोलो, किसने कुछ बोला है क्या? देखो, अगर कुछ बोले हो तो बताओ, जो मन में जिज्ञासाओं को मन में नहीं दबाना चाहिए, कुंठित हो जाओगे। अगर अपनी बातों को मन में दबाते रह गए ना तो कुंठित हो जाओगे। जो गलत सही पूछना है पूछो, क्या दिक्कत है? पूछने ही तो, यहाँ सीखने ही तो आए हो। यहाँ क्या करने आए हो? हंसी मजाक करने, सीखने, पढ़ने, इसी काम के लिए तो आए हो। बोलो, अब वही नहीं तो धीरे से बोल के चुप हो जाओगे, क्या हम समझेंगे ही नहीं? तुम्हारी जो जिज्ञासाएं हैं, तुम शर्म के मारे नहीं पूछ पाओगे, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। अपने प्रश्न को पूछने में आप लोगों की बेइज्जती होती है। आप लोगों को लगता है कि अगला लड़का आपसे बहुत तेज है। तो जो बातें हो बेटा, उसको खुल के पूछा करो, कोई डाउट नहीं है। जो भी दिक्कत, ज्यादा गलत बोलोगे इतना ना होगा, उसका हम सही बता देंगे, तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। यही यहाँ सीखने आए हो ना, कि और इससे भी कुछ ऊपर सीखने आए हो, कि यहाँ बंदूक चलाने सीखने आए हो? बताओ, बंदूक चलाने सीखने आए हो कि गुल्ली डंडा खेलने आए हो? चल, तो वही हम बता रहे थे आप लोगों को कि अब के लोगों का बहुत कम ये रुझान रहा है। अब लोग नौकरी पाने के बाद उनको लगता है कि बस अब मोक्ष मिल गया, आपको बढ़िया चौकी मिले, सोए और उठे 8 बजे है, और नहीं मिली तो गाली देंगे सरकार को। आपका जो अपना पैशन है, जो सोचा आप पढ़ रहे हैं, नौकरी पाएगा तो भी आप पढ़ते रहिए। अध्ययन, पुस्तकें हमें बहुत महान बनाती हैं। तो यही काम ये करते थे। इनका क्या काम था? पैशन, रिसर्च करना। ये अपनी नौकरी से खाले हुए गए लैब में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। उनका काम है, शौक है। नौकरी अपनी जगह, काम अपनी जगह, ठीक। इनका जो जो संस्था में ये जाके रिसर्च करते थे, उस संस्था का ही मेन एम जो था, जो मूल उद्देश्य था, वो था कि भारतीयों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, कि भारतीय विज्ञान के प्रति कैसे जागरूक हो। भारतीय उस समय थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हुआ करते थे ना, तो इंग्लैंड से ये रिटर्न थे, तो उन्होंने वहाँ की जनता को जब देखा कि वो इतने जागरूक हैं, तो हमारे देश में ऐसी क्या दिक्कत है भाई? वही आदमी जिसको 2 आँख हमारे पास भी है, 2 कान मेरे पास भी है, 2 हाथ है, समय भी 24 घंटे का है, तो फिर ऐसा क्या दिक्कत हो रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ये कर ले जा रहे हैं? तो वो जो चेतना थी, उस चेतना को विकास, जो चेतना उजागृत करना था इनके अंदर से,
समझ गए? कहते हैं कि अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। यह एक अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता। उन दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, इसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र। अब देखो, ये नौकरी के बाद लैब पहुंच रहे हैं, लेकिन लैब भी तो स्थापित ही है, कोई वित्तीय मदद सरकार से तो है नहीं, किसी व्यक्ति ने तो स्थापित की है। तो उसमें साधनों का अभाव था, मतलब जो जरूरी उपकरण होने चाहिए थे वो कम हुआ करते थे, बड़ी मुश्किल से मिल पाते थे। लेकिन वही बात है कि कोई भी काम बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। समझ रहे हैं ना? हमारे यहाँ एक कहावत है कि कोई भी काम बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अब जिसकी इच्छा शक्ति ही है, जिसकी विल पावर ही है कि नहीं वो करना है, तो फिर वही बात है कि बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, आने दो बाधा। साधन नहीं, हम साधन जुटाएंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन अपने मिशन में हम कामयाब होंगे। पानी बरसेगा बरसे, तो हमको पढ़ना तो हम पढ़ेंगे, हमको स्कूल जाना है हम जाएंगे। ये जो विल पावर होता है मनुष्य के अंदर, ये मनुष्य को महान बनाता है। समझ रहे हैं? कहते कि उन दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट, वाद्य यंत्र मतलब समझते हैं, जो म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं, जैसे हारमोनियम, ढोलक, तबला, पैड जो होते हैं ना, आर्गन होते हैं। तो चूंकि क्या होता था कि जो भारतीय वाद्य यंत्र हुआ करते थे, तबला और ढोलक, मूल रूप से तो यही थे, हारमोनियम। तो जो अंग्रेज थे वो इसको पिछड़ा टाइप का समझते थे, जो कि हमारे यहाँ के वाद्य यंत्र उतने विकसित नहीं थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, उस पर रिसर्च किया कि क्या इसकी वैज्ञानिकता है। जैसे हारमोनियम बजता कैसे, तबला बज रहा है तो हमारे यहाँ कैसे बज रहा है, उनके यहाँ कैसे बज रहा है। फिर उन्होंने दिखाया कि आपके देश में जो तबले बजते हैं या जो हमारे देश तबले बजते हैं, आपके तबले से हमारे तबले ज्यादा अच्छे हैं, आपके हारमोनियम से हमारा हारमोनियम ज्यादा अच्छा है। इन दोनों की जो अंतर था उसको उन्होंने उस खाई को भरा। और कई खाई को भरे कैसे होंगे, देखो किसी भी चीज पर बोलने के लिए आपको उस चीज को पढ़ना पड़ता है। अगर आपको हारमोनियम के बारे में पता तो आपको हारमोनियम सीखना पड़ेगा, आप बिना सीखे नहीं बोल सकते। और बिना सीखे जो बोलता है दुनिया का बड़ा मूर्ख वही होता है। किसी चीज को बिना जाने अगर आप बोल रहे हैं तो जान लीजिए कि आप मूर्ख होने के प्रथम सीढ़ी पर हैं। जैसे आप कभी लाल किले पर नहीं गए और यहीं से बखान बतिया रहे हैं गूगल पे पढ़ के कि उसकी ईंट जो है ऐसे है, एक तरफ पूरी ईंट, तो दुनिया को पता है कि ईंट तोड़ के लगी होगी, इसमें क्या नहीं होगी। तो मूर्ख होने के प्रथम श्रेणी के लक्षण में हो आप, ये जान लेना। तो किसी भी चीज पर बोलने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको उस चीज के बारे में अध्ययन होना अति आवश्यक है। बिना जानकारी के आप बोलेंगे तो फिर भैया आप अपनी बेइज्जती स्वयं कराएंगे। समझ गए? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक एक बार पढ़ लो सही निगाह से, इसको जहां दिक्कत हो पूछ लो।